हमारे पास रिटायर्ड कैप्टन साहब आए थे जिन्होंने 17 गोलियां खाई हुई है और उन्होंने उस मिलिटेंट को बाद में पकड़ा और मार भी दिया। तो उनके लिए है कौन विघन ऐसे जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। डेडिकेशन टू ड्यूटी कम्स फर्स्ट एंड एवरी टाइम। और उसके लिए चाहे हमारी जान भी चली जाए, लेकिन हमने उस काम को करना ही है। मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता। मैंने बहुत सारे युवक देखे हैं, बहुत जोश है फौज में जाना है, लेकिन मेहनत के नाम पे बिल्कुल जीरो। तो ऐसे फौज जो है ऐसे लोगों को नहीं लेती है जिनके अंदर कुछ करने की इच्छा नहीं है, दृढ़ इच्छा नहीं है और दमखम नहीं है। हर एक जवान जो है हमारा इम्पोर्टेंट है। छोटे से छोटे रैंक का जवान जो है वो इम्पोर्टेंट है, छोटे से छोटे रैंक का ऑफिसर इम्पोर्टेंट है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कंसेप्ट, यानी हमारे जितने जवान हैं, ऑफिसर्स है, वो एक ही धर्म को मानते हैं, वो धर्म है देशभक्ति का। मुझे लगता है जिंदगी का हर दिन एक नई खोज है, एक नई चीज है, और ये भगवान की दया है कि आप रोज उठते हैं और स्वस्थ उठते हैं। नमस्कार, टेक वन देख रहे हैं आप। मैं हूं रोहित शर्मा। खास मुलाकात के इस खास एपिसोड में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत देश एक ऐसा देश, जिसकी सेना की बात करें तो भारत देश की एक ऐसी सेना है जिसने पूरे विश्व में जो है अपनी वो छाप छोड़ी। और किसी विश्व में किसी भी देश की तरक्की उन्नति तब तक संभव नहीं होती जब तक कि सेना उस देश की मजबूत ना हो। आज हमारे साथ भारतीय सेना के बारे में विशेष चर्चा करने के लिए रिटायर्ड ब्रिगेडियर हरचरण सिंह जी हमारे साथ है, जिनकी 1917 से लेकर अभी 2024 तक लगभग 4 पीढ़ियों ने जो है अपनी सेवाएं देश को समर्पित की हैं, भारतीय सेना को समर्पित की हैं। हरचरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, जय हिंद। सर, सबसे पहले आप ही से जानेंगे, आपके दादाजी की बात करें, आपकी 4 पीढ़ियां लगभग अभी तक जो है भारतीय सेना में जो है वो सर्व कर रही हैं। आपने नहीं सोचा कभी कि मुझे हटकर कहीं जाना है? आपने भी भारतीय सेना को ही चुना। क्या कहना चाहिए? जय हिंद जी। ये जो किसी बच्चे के दिमाग में शुरू से जो चीज़ आती है, वो फैमिली ट्रेडिशंस, उसके माँ बाप के द्वारा सिखाई गई चीज़ें, ये बहुत बड़ा योगदान देती हैं। इसके अलावा हमारे घर में एक पढ़ाई का माहौल था और उसमें मैं काफ़ी कविताएं पढ़ता रहता था। मैं आपको 4 लाइनें सुनाना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो हमारी कवियों ने लिखी हुई जो जी, जी। पंक्तियाँ हैं, वो किस तरह से एक बच्चे को इन्फ्लुएंस करती हैं। ये पंक्तियाँ हमारी ये भारतीय सेना और भारत का जो विश्व पटल पे आज के दिन में एक खास नाम है, हमारी सेना की वीरता की कहानी है, ये उसको बखान करता है। और साथ में ये भी बताता है कि किसी देश को अगर मजबूत रहना है, उसके पास शक्ति होना ही जरूरी नहीं है, उसको इस्तेमाल करने के लिए भी उसके पास दमखम होना चाहिए। तो ये लाइनें कहती हैं, सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्त विनय की, संधि वचन संपुंज उसी का, जिसमें शक्ति विजय की। और बचपन से जो इस तरह से लिटरेचर जो होता है हमारे वीर रस का, ये पढ़ते हुए मैं एक छोटे से जगह में रहते थे उधमपुर में, और वहाँ पे काफ़ी फौजी माहौल था। तो शुरू से ही इस प्रकार की चीज़ें अपने जो हमारे नेता हैं, हमारे पुराने जो युवक थे जिन्होंने देश के लिए जान दी, उनकी कहानियाँ पढ़ते हुए हम बड़े हुए हैं। और इसलिए पहला हमारा चॉइस ये था कि हमने फौज में जाना है और देश की सेवा करनी है। इट वॉज ए ऑब्वियस चॉइस। अभी कुछ चीज़ें हैं जैसे और क्या क्या इन्फ्लुएंस करती है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है एक नौजवान बच्चे को, जो कि एक ऐसी जगह पे है जो कि एक शहर नहीं कह सकते, छोटा कस्बा ही है। सबसे पहली चीज़ होती है हमारी हिस्ट्री, और जो घर में पढ़ाया जाता है, यानी माँ और बाप के द्वारा दी गई शिक्षा। बहुत पहले से हिंदुस्तान में किसान और जवान का कंसेप्ट है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे खेतीहर थे, और उसी में जब बाहर से आक्रमण होते थे तो कोई भाई जो है वो किसानी करता था और कोई भाई जाके युद्ध लड़ता था। तो ये चीज़ें जो है और ये कहानियाँ जो है हम शुरू से पढ़ते रहे। अपने ख़ानदान के जो पुराने हमारे बुजुर्ग रहे हैं, उनकी वीरता की कहानियाँ पढ़ते रहे। 47 में जो कुछ हुआ उसकी हमारे छाप जो है बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से मैंने फ़ौज ज्वाइन करने का निश्चय किया।
अभी एक बच्चा जो एक इस तरह से माहौल से गया, तो उसने क्या-क्या चीज़ें सीखी, वो फ़ौज उसको कैसे ट्रांसफ़ॉर्म करती है, वो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। अफ़सर वो आईएमए या ओटीए के थ्रू जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, और हमारे जवान जो है रेजिमेंटल सेंटर से। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि एक मिट्टी का जो घड़ा है, वो एक मजबूत पात्र बन के निकलता है। एक लोहे का टुकड़ा जो है, वो एक बम का गोला बन के निकलता है। इसके लिए मैं श्रेय दूँगा हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करते हैं, उसके बारे में मैं कुछ आपसे अपनी राय दूँगा। सबसे पहले कहा जाता है कि दीज़ इंस्टीट्यूट दे टर्न बॉयज़ इंटू मेन, यानी एक कच्चे घड़े को वहाँ एक इस तरह का बना दिया जाता है कि वो पक के और अपने आगे का कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वहाँ क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। हम अलग-अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो वहाँ सिखाया जाता है कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज़ एंड एवरी टाइम। हमारा देश जो है हर चीज़ से ऊपर है। हम किसी भी तरह के धर्म से हो सकते हैं, किसी जगह से हो सकते हैं, लेकिन सबसे ऊपर और सबसे पहले हमारा देश है। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि जो हम अलग-अलग बैकग्राउंड है, हमारा रिलीजन अलग-अलग है, और वहाँ पे सिखाया जाता है, जैसे आपने सुना भी होगा कई बार एमएमजी कॉन्सेप्ट, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कॉन्सेप्ट। यानी हमारे जितने जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, वो एक ही धर्म को मानते हैं, वो धर्म है देशभक्ति का। बाकी उनके धर्म वो अपनी उनकी पर्सनल आस्था है, वो तो रहती है। लेकिन सब मिल-जुल के एक फैमिली की तरह रहते हैं, और देश के लिए हर चीज़ को वो अर्पित करते हैं। उनके विचार, पूरे विचारधारा उसी साइड में जाती है। दूसरा है, फ़ौज के अंदर में 2 चीज़ें जो है, एक हमारा तिरंगा और एक हमारा संविधान। अभी जब संविधान की बात हो रही है, जैसे आप जानते ही हैं, संविधान के अंदर में हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई। और जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होती है, वो तब होती है जब हम अपनी राइट्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं और ड्यूटीज़ जो है वो भूल जाते हैं। फ़ौज के अंदर में हमें संविधान और जो हमारा तिरंगा है उसके प्रति आस्था, यही सिखाया जाता है, और इसलिए हम लोग बहुत डेडिकेटेड तरीके से अपना काम करते हैं। नेक्स्ट इज़ जो रेजिमेंटेशन हमारे में पैदा की जाती है। देखिए, ऐसा होता है कि हमारी जो फ़ौज में बेसिक एंटिटी होती है कि हमें एक विश्वास पैदा किया जाता है हमारे लीडर ने, और वो चाहे छोटे लेवल पे हो, जैसे सेक्शन होती है, 10 आदमी होते हैं उसमें, या ऊपर ब्रिगेड, आर्मी। तो उसमें जो हमारा लीडर होता है, वो काफ़ी मेहनत के बाद उस स्थान पे पहुंचता है। वो प्लानिंग बनाते हैं, वो बताते हैं क्या करना चाहिए, और हम सब उसको फॉलो करते हैं। तो यही वो एक चीज़ है जिससे हम लोग जो है फ़ौज के अंदर में एक रेजिमेंटेशन के हिसाब से और इस चीज़ को सीखते हैं। और लास्ट में है, हमें हमेशा ये सिखाया जाता है, नो एक्सक्यूज़ेज़, डेडिकेशन टू ड्यूटी कम्स फर्स्ट एंड एवरी टाइम। और उसके लिए चाहे हमारी जान भी चली जाए, लेकिन हमने उस काम को करना ही है। तो इन लमसम जो मैंने आपको बताया है, इसमें 3 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। जो एक सैनिक वहाँ जाता है, एक बच्चा जाता है इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, और जब वो सैनिक बन के ट्रेंड सैनिक बन के बाहर आता है, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो उसके दिमाग में आ गई हैं तब तक ये ट्रेनिंग के दौरान, नाम, नमक और निशान। और यही एक सैनिक का जो उसके अंदर भावनाएँ हैं देशभक्ति की, सैक्रिफाइस की, ये इन 3 चीज़ों से उत्पन्न होती हैं। सर, एक विश रहती है, जैसे आपने कहा कि आपकी पुश्ते जो है पहले से आपके दादाजी, पिताजी, आप खुद, आपके भांजे, इन-लॉज़ आपके सब आर्मी में हैं। महसूस कैसा हुआ था तब जब पहली दफ़ा वर्दी सीने पर थी? आप एक बॉयज़ से जब मैन टर्न होकर आप तैयार हो गए थे? मैंने जैसे आपको पहले बताया, निशान, ये नाम, नमक, निशान। अब निशान का मतलब क्या होता है? निशान का मतलब होता है सिंबलाइजेशन। निशान की सबसे पहले सिंबल होता है, क्योंकि हम जनरली एक यूनिट से फॉलो करते हैं या रेजिमेंट से, तो उसका रेजिमेंटल फ्लैग हमारा निशान बन जाता है। पुराने ज़माने में क्या होता था, उसी फ्लैग के आसपास में लोग इकट्ठे होके, और जो लीडर होता था वो उसी को कैरी करता था। निशान गिर गया मतलब युद्ध हार गए।
दूसरी चीज़ क्या होती है सैनिक के लिए ज़रूरी? वर्दी। जो उसने यूनिफ़ॉर्म पहनी, और इवन मैं 1-2 बार कहीं इनके इंटरव्यू होते हैं जो हमारे एक्टर्स के, जिन्होंने फ़ौज के अफ़सर की या जवान की भूमिका उन्होंने अदा की, वो कहते हैं जो ही हम वर्दी पहनते हैं, हमारा पूरी सोच एकदम से बदल जाती है और एक अजीब तरह का देशभक्ति का जुनून और जोश हमारे मन में आता है। तो ये जो वर्दी जब एक बार मिल गई हमें, तो उसके बाद में ये जुनून जो है, ये उस हद तक चला जाता है कि देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी सैनिक के लिए, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे वो सिपाही है, एक अहम समय रहता है जब सियाचिन में तैनाती जो है वो की जाती है। कि आपका भी समय सियाचिन में रहा, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक रहता है, क्योंकि वहाँ पर जिस प्रकार की ड्यूटीज़ करना, इतने माइनस टेम्परेचर में वहाँ पर सर्व करना, अपने देश के लिए वहाँ पर सीना तान कर खड़े रहना, वो कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर। मैं आपको इस बात का सीधा जवाब देने के बजाय मैं आपको बताऊँगा कि ये फ़ौज की पेक्युलियरिटीज़ क्या हैं, क्योंकि उसी से ये इसका आंसर निकलेगा। ये इतना आसान नहीं है सियाचिन जैसे इलाके में, या अभी जो हमारे लद्दाख पे हमारी सुपर हाई एल्टीट्यूड में हमारे जवान तैनात हैं, ये इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए एक तैयारी और एक इथॉस होती है, जो एक फ़ौज का ढंग है काम करने का, उसका बहुत बड़ा इसमें योगदान है। अब मैं कुछ चीज़ें इसमें कवर करूँगा और उसके बाद मैं सियाचिन के सवाल पे आऊँगा। पहली चीज़ है फ़िटनेस। हमारे फ़ौज में फ़िटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। कोई भी लीडर या सिपाही, अगर वो या अफ़सर जैसे हो, जो भी काम कर रहा है, अगर वो फिट नहीं है, तो वो अपनी ड्यूटी ठीक से निभा नहीं पाता। इसलिए शायद आपको नॉलेज भी होगी कि जो इंडिया में डिसेबिलिटी एक्ट है हमारा 2016 का शायद, उसके अंदर में वो फ़ौज को एप्लीकेबल नहीं है। जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो नौकरी है और प्रमोशन है वो हर आदमी को अधिकार है। क्योंकि फ़ौज में अगर ऐसा हो जाएगा, तो हमारे सैनिक अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर पाएँगे। एक स्वस्थ फ़ौज ही दुश्मन का सामना कर सकती है। दूसरी चीज़ है प्रोफ़ेशनल कॉम्पिटेंस। हमारे जितने भी जवान हैं, वो जैसे-जैसे और जो यंग अफ़सर हैं, जैसे-जैसे एज और सर्विस में आगे बढ़ते जाते हैं, तो उनको अलग-अलग ढंग से प्रोफ़ेशनल कॉम्पिटेंस दी जाती है और ये फ़ौज उनको सिखाती है। कोर्सेज़ होते हैं, उसके अलावा ऑफ़िसर्स के एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ाम्स को पास करना पड़ता है और जवान जो है, उनको हर प्रमोशन के लिए उनको एक काडर करना पड़ता है। जो आदमी इन चीज़ों में खरा नहीं उतरता है, वो ऊपर के रैंक में नहीं पहुँचता। इसका मतलब है, आपकी लीडरशिप एक बहुत ही आला किस्म की पहुँच गई, जो कि दूसरों को बता सकते हैं क्या करना, क्या नहीं करना। तो उसके बाद तीसरी चीज़ होती है यंग प्रोफ़ाइल। जो फ़ौज में है, आपने जो हमारे जवान हैं, उनकी यंग प्रोफ़ाइल रखनी पड़ती है। क्योंकि अगर हमारी ड्यूटी ही ऐसी है, हाई एल्टीट्यूड, सुपर हाई एल्टीट्यूड में अगर आप ऐसी फ़ौज को ले जाएँगे जिसकी एज प्रोफ़ाइल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ सक्सेसफुल नहीं होंगे। उसके बाद में हमारा है कि जो एक चेन ऑफ कमांड है, कि हम लोग अपने जो हमारे ऊपर का अफ़सर है, चाहे वो जेसीओ है या हवलदार है या अफ़सर है, हम उसमें दृढ़ विश्वास करते हैं, क्योंकि जब इस तरह से चुन के हमारा अफ़सर, जेसीओ, ओआर जो भी लीडर है हमारा, वो ऊपर के लेवल पे पहुँचता है, इसका मतलब उसमें कॉम्पिटेंसी है। बस यही चीज़ें हमने सियाचिन में अप्लाई कर लीजिए आप, कि सियाचिन में एक लड़ने वाला सिपाही, वो सिपाही है जिसके ऊपर वाले कमांडर, चाहे वो किसी भी रैंक में हो, वो कॉम्पिटेंट है, लड़ने का जज़्बा रखते हैं और मोटिवेटेड है। एटमॉस्फेयर कैसा रहता है वहाँ पर? मेरा कहने का मकसद था, जब एक सिपाही एलिजिबल हो गया वहाँ पर तैनाती करने के लिए, माइनस टेम्परेचर है, राब्ता शायद कॉन्टैक्ट नहीं रहता, ऐसे में वहाँ पर खड़ा होना, कई बार आज की डेट में तो वीडियोज़ भी सामने निकल कर आती हैं, काफ़ी रील्स, एक जवान माइनस टेम्परेचर में, तेज़ हवाओं में, स्नोफॉल में वहाँ पर खड़ा है, उस वक़्त मन में क्या रहता है? देखिए, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो नाम नमक निशान, जब एक आदमी के पास कोई जज़्बा नहीं है, या वो जैसे पिक्चर देख रहा है, उसका सारा दिन यही काम है कि एक ऐसी ड्यूटी करना जो कि जिसमें मेहनत नहीं है, और उसके ऊपर ऐसी ज़िम्मेवारी भी नहीं है कि वो सोच भी नहीं रहा कि इसको मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा। फ़ौज के अंदर हर एक जवान जो है हमारा इम्पोर्टेंट है। छोटे से छोटे रैंक का जवान जो है वो इम्पोर्टेंट है। छोटे से छोटे रैंक का अफ़सर इम्पोर्टेंट है। और रेजिमेंटेशन, इज़्ज़त
उसको इज्जत, उसको किस किस चीज़ की सोच रहती है? इज्जत अपनी फैमिली की। अगर वहाँ ड्यूटी ठीक नहीं कर पाया, बीमार होके वापस आ गया, तो घर वाले क्या बोलेंगे? उसके गाँव वाले क्या बोलेंगे? ये इज्जत होती है। दूसरी क्या है? रेजिमेंट वाले क्या बोलेंगे कि देखो ये आदमी डर गया, ये आदमी नहीं रहा। इसलिए जब ट्रेनिंग होती है, हमारे जवान और जो बाकी सारे ओहदेदार हैं, बहुत सख्त ट्रेनिंग करते हैं, जिससे अपने आप को तैयार किया जाए। अगर आपने 100 मीटर 10 सेकंड में भागनी है, तो उसके लिए ट्रेनिंग भी ऐसी करनी पड़ती है, नहीं तो बॉडी उसके लिए फिट नहीं होती है। आपने कहा हर सिपाही जो है इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, युद्ध की बात करें या कभी कभी ऐसा समय आता है जब एक कमांडर है और अपने एक सिपाही को उसको आदेश देना, अपनी ब्रिगेड को आदेश देना, अपनी बटालियन को आदेश देना कि आपने सामने जाना है, अब युद्ध स्तर पर जाना है, और उस वक्त आदेश देने वाले को शायद इस बात का एहसास होता है कि जिनको मैं आदेश दे रहा हूँ घर परिवार इनका भी है, वापस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, उसके बावजूद सीने में पत्थर रखकर वो आदेश देना और उस आदेश का पालन करना, वो समय कैसे आप देखते? फौज के अंदर में जो मैं आपको फिर इसके ऊपर जो मैंने पहले चीज़ें बोली, नाम, नमक, निशान, कि हर चीज़ का मोटिवेशन होता है। बगैर मोटिवेशन के कोई भी आदमी किसी चीज़ को करने के लिए सक्षम नहीं है। अगर आप सेकंड वर्ल्ड वॉर का कहानियाँ देखें, जब भारतीय फ़ौज को जो उस समय ब्रिटिश के अंडर थी, तो इनको सेटबैक थोड़े देखने पड़े, तो जंगल वारफेयर में, तो इन्होंने अपने आदमियों को ट्रेन किया, जो उनके जनरल थे, उन्होंने ट्रेन किया उनको और उनको समय दिया और उसके बाद दोबारा उनको युद्ध क्षेत्र में ले गए। तो हमारा भी इसी प्रकार से है कि हम लोग जो भी काम करते हैं, उसके लिए एक म्यूचुअल, यानी मैंने आपको बताया क्या, चेन ऑफ कमांड। एक कमांडर अपने सैनिकों के साथ रहता है। उसके बाद उसके जो ऊपर वाले लोग हैं, उनको भी पता है कि हमारे एक सेक्शन या एक प्लाटून या एक कंपनी में या एक बटालियन में ये अफसर है। एक आपस में एक डोर बंध जाती है और सबकी कैपेबिलिटीज सबको पता होती हैं। अब सीईओ को भी जैसे कोई टास्क दिया गया है यूनिट में, वो भी अगर उसके पास 2, 3 या 4 अफसर है, उसमें से वो अगर एक को चुनना है, वो उसी को चुनेगा जिसके ऊपर उसको थोड़ा ज़्यादा विश्वास है। लेकिन उसके अलावा हर एक आदमी अपने विश्वास के मुताबिक, और उसको एक विश्वास होता है कि मेरा जो कमांडर है वो सही आदेश दे रहा है। और दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ इंडिकेट करूँगा, आपने देखा है कि जहाँ पे भी अभी मिलिटेंसी चल रही है, बहुत सारी ऑफिसर कैजुअलिटी होती हैं। और ये है हमारा सेना का जज्बा, जहाँ जो ऑफिसर्स है वो फ्रंट से लीड करते हैं, जो लीडर है। जब इस तरह के लीडर आपके पास है, आपने सैम मानेकशॉ की पिक्चर देखी ही होगी, इस तरह के लीडर जब आपके पास है, तो आपको किस चीज़ का डर है? किसी चीज़ का डर नहीं। लंबी सर्विसेज आपने दी हैं सेना को, कोई ऐसी ट्रेजेडी, कोई ऐसा हादसा आपके सर्विसेज के दौरान, कभी आमना सामना आतंकियों के साथ, पाकिस्तान के साथ कभी कोई ऐसी मुठभेड़ या कोई ऐसा हमला तो नहीं कभी फेस करना पड़ा? क्योंकि कश्मीर में काफ़ी ऐसे जिससे मैंने कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रोफेशनली बहुत चैलेंजिंग होती हैं। जिस तरह से हम नॉर्थ ईस्ट में थे, वहाँ से जो आईईडी का अटैक हुआ, मेरी गाड़ी टारगेट की गई थी, भगवान की कृपा से बच गए। गाड़ी उलट गई, लेकिन जो है हम लोग बच गए और वो टारगेट कर पाए मेरी प्रोटेक्शन की गाड़ी को। और मेरी गाड़ी, क्योंकि मैंने अपनी स्थान बदल लिया था, तो जो उनको मालूम नहीं था। उसके अलावा हमने उनके नागा आर्मी के कमांडर को पकड़ा था, तो उसमें भी हमारे ऊपर लाइव फायर आया। जब हम उनके कैंप के पास पहुंच गए, तो हमारे ऊपर लाइव फायर आया था। वहाँ भी भगवान की कृपा से वो गोलियों के ऊपर शायद मेरा नाम नहीं लिखा था, क्योंकि कहते हैं हर गोली के ऊपर नाम लिखा होता है। उसके अलावा जो सियाचिन का टेन्योर था, वो भी बहुत चैलेंजिंग था, जहाँ पे आपको अपने पर्सनल एग्जाम्पल देके और जवानों को मोटिवेट करना है। यहाँ हर 4 कदम 5 कदम चलने के बाद आपको रुक के सांस लेनी पड़ती है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में बहुत बड़े मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम सही जगह पे हैं। और लास्ट में मैंने 2 जब रॉयट्स हुए थे, एक 1984 का रॉयट हुआ था और दूसरा 2002 में अहमदाबाद के रॉयट्स हुए थे। उस समय मुझे मौका मिला। 84 में मैं एक जूनियर ऑफिसर था और जो 2002 है, उस समय मैं सीईओ था बटालियन का। और इसमें रॉयट्स के दौरान में पब्लिक के साथ में डील करना, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करना और अपने जवानों को अपने, क्योंकि वहाँ सभी रॉयट्स करने वाले, जो मारने वाले और मरने वाले, वो सभी हमारे देशवासी ही हैं। तो बड़े तरीके से उसको हैंडल किया जाता है, मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो ये बहुत अच्छे एक्सपीरियंस थे
जो कि हमें कहीं और भी बाद में काम आ सकते हैं। यूनिट वाले जो हमारे जूनियर थे उस समय, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा इन चीज़ों से। तो ये चैलेंजेज़ है। और लास्ट में जब मैं आईएमए में इंस्ट्रक्टर था, यानी मैं उधर पढ़ाई कराता था, जो हमारे अफ़सर बनते हैं, तो उस समय भी काफ़ी चैलेंजिंग था। एक यंग अफ़सर को आते हुए देखते हुए, जो कैडेट आता है, जो कि एकदम कच्चा मिट्टी का घड़ा है, और जब वो वहाँ से पास आउट होके वापस जाता है, जैसे मैंने बताया, एक लोहे का टुकड़ा जो है, एक बम का गोला बन के निकलता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत खुशी होती है जब वो, और अभी भी वो जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो बहुत खुशी का एहसास होता है। जहाँ एक तरफ सेना की मिसालें युद्ध को लेकर, एनकाउंटर्स को लेकर बड़ी-बड़ी और काफ़ी सारी मिसालें आती हैं, वहीं मनोरंजन जब सेना करती है तो बड़ा लोग फॉलो करते हैं। काफ़ी सारे जब आपकी पार्टीज़ रहती हैं या जो समय रहता है या सेलिब्रेशंस रहती हैं, किस प्रकार आप भी अपने टेन्योर के अंदर जो आप सेलिब्रेट करते रहे, कैसा वो रहता है माहौल जब सारे ऑफिसर्स एक साथ बैठते हैं, मेस में बैठते हैं या किसी भी ओकेजन को लेकर जो है वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? स्पेसिफिकली बात करूँ, जैसे बड़े-बड़े फेस्टिवल्स रहते हैं, घर परिवारों से दूर रहते हैं और उस टाइम पर तमाम अपने लोगों को उन प अपने सेना के साथियों को परिवार बनाकर वो तमाम सेलिब्रेशंस उनके साथ करना। सेना में जैसे, क्योंकि ज़्यादातर हम वहीं रहते हैं, हमारा दूसरा घर होता है वहाँ पे, सुख के पल भी आते हैं, दुःख के पल भी आते हैं, सेलिब्रेशंस भी आती हैं, और ऐसी जगह भी आती है जब हमें ऑपरेशन के लिए जाना होता है, या खतरा होता है, मौत का डर होता है। तो एक फैमिली के साथ जब आप रहते हैं, तो आपको आदत पड़ जाती है एक दूसरे के साथ रहने की। जैसे मैंने आपको बताया, एक फैमिली के अंदर हर एक आदमी का एक रोल होता है, उसका एक करने वाला काम होता है। तो जब हम भी उस फैमिली में होते हैं, जैसे बटालियन एक ऐसी एंटिटी है जिसमें ये सबसे ज़्यादा एक फैमिली का एहसास होता है। तो उसके अंदर में हम, आप इंडिविजुअली कैसे अपने आप कैसे सेलिब्रेट करते थे? हम आपसे मतलब ये तो ओवरऑल आर्मी का रह गया, आप कैसे सेलिब्रेट करते थे? हम लोगों का ये होता था कि जैसे मेरी यूनिट थी, मैं मद्रास रेजिमेंट का हूँ, तो हमारी यूनिट में हर धर्म के, यानी हमारे हिंदू ट्रुप्स भी थे, मुस्लिम ट्रुप्स भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, और सिख भी थे, बहुत कम, लेकिन सिख भी थे। तो जो भी किसी भी प्रकार का त्योहार आता है, हम जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम लोग इकट्ठा मिलके हर चीज़ को करते हैं। तो उसमें कुछ यूनिट्स हैं जिसमें मुस्लिम कंपनीज़ होती है, प्योर कंपनीज़ होती है। उसके अंदर उनके कंपनी कमांडर, उनके सीईओ, वो उनके साथ रोज़ा भी रखते हैं। और वही जो है, अब मैं तो अपनी यूनिट में, मुझे यज्ञ करना पड़ता था जब भी हमारे कोई इस प्रकार का सेलिब्रेशन होता था, जैसे रेजिंग डे, तो उसके लिए मुझे वो ड्यूटी दी जाती थी। मैं साउथ में था, एक टेम्पल में मुझे उसका सेक्रेटरी बनाया गया था, जो कि वहाँ का एक बहुत बड़ा टेम्पल है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इस तरह से आदमी इसके बारे में कुछ सोचता नहीं है। हम किसी भी आदमी को एक अलग नज़रिए से नहीं देखते। हम तो ये देखते हैं, जवान हमारे लिए अफसर के लिए एक बच्चे की तरह होता है। हम उसको बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। ये नहीं कि वो स्वभाव से बच्चा है, लेकिन उसको उस तरह का प्यार देना पड़ता है। और ये एक्सचेंज ऑफ लव एंड अफेक्शन जो है, ये हर जगह चलता है, और यही हमारा इथॉस है, यही हमारी ट्रेडिशंस है, और इसी की वजह से आर्मी सबसे अलग है। ड्यूरिंग सर्विस और आफ्टर सर्विस क्या फ़र्क देखते हैं आप? क्योंकि सर्विसेज़ में देख रहे हैं मेडल्स आपके साथ है, यूनिफ़ॉर्म साथ है, ब्रिगेड आपके, एस्कॉर्ट्स आपके साथ रहते हैं, तामझाम सारी रहती है। फ़र्क क्या आ जाता है सर्विसेज़ में और आफ्टर सर्विसेज़? कभी फ़ील होता है कई ऐसी चीज़ों को लेकर कुछ एक्सपीरियंसेस? देखिए, फील तब होगा जब आप, जो आपको फैसिलिटी सर्विस के दौरान मिल रही हैं, आप जब रिटायर होके आ जाते हैं, आप उसके बारे में सोच-सोच के और दुखी होते रहे। मेरे रिटायरमेंट के बाद में, मैं किस्मत अच्छी थी कि मुझे यहाँ जे&के में डायरेक्टर राज्य सैनिक बोर्ड जो है, उसकी पदवी मिली। 5 साल मैंने वहाँ 15 से लेके और 20 तक वहाँ सर्विस की। उसके बाद में जो मैंने सर्विस के दौरान में एक्सपीरियंस गेन किया और नॉलेज गेन की, और अलग-अलग चीज़ें, जैसे हमारी वीर नारियाँ हैं, हमारे सैनिक हैं, उनको जो-जो प्रॉब्लम होती हैं, तो मैंने 2 एनजीओ जॉइन कर लिए हैं। रादर उन्होंने ही मुझे, कहीं मैं लिखता भी हूँ, तो उन्होंने मुझे कहीं से सेलेक्ट किया, और अब मैं अपने जो घायल सैनिक हैं, वॉर वुंडेड फाउंडेशन है, उसमें हम घायल सैनिकों की देखभाल करते हैं। और दूसरा है नेशनल करप्शन कंट्रोल एंड ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम वीर नारियों के साथ जुड़े हैं। इसमें मैं सोसाइटी के लोगों को भी जोड़ता हूँ। तो खुशी जो है, जो आपको फौज में रहते हुए एक वर्दी के समय और रैंक के समय, अपॉइंटमेंट के समय एक ताकत होती है जो हमें उस समय होती है, लेकिन वही खुशी जो है, वो आप बाकी चीज़ों से भी कर सकते हैं, अगर आप प्लान करें तो।
मैं अभी भी उस चीज़ को, क्योंकि मैं इतना बिज़ी रह जाता हूँ इन चीज़ों में, मुझे ये याद ही नहीं रहता कि मेरे पुराना जो ज़िंदगी थी उसमें मैंने क्या मैंने खोया या क्या पाया। क्योंकि मुझे लगता है ज़िंदगी का हर दिन एक नई खोज है, एक नई चीज़ है, और ये भगवान की दया है कि आप रोज़ उठते हैं और स्वस्थ उठते हैं। सर, भारतीय सेना की बात करें तो हर समाज, हर तबका जो है अपने-अपनी तरफ से जो-जो डेडिकेट कर सकता है वो करता है। ऐसे में फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ से एक बड़ा योगदान भारतीय सेना को रहता है। काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ जो हैं वो दर्शाई गई हैं जो देखकर खून खौलता है, सीना चौड़ा हो जाता है। ख़ास तौर पे उन मूवीज़ के जब गाने, जिसमें चाहे बॉर्डर की बात करें, लुची कारगिल की बात करें, तमाम मूवीज़, इनके गाने सुनकर कई लोग जो हैं भावुक हो जाते हैं, कई लोग जुनूनी हो जाते हैं। कभी सेना में जब कभी कार्यक्रम होते हैं या कभी आप अकेले बैठे हैं, तो कभी गुनगुनाते हैं कोई गीत या कोई ऐसा राष्ट्रीय गीत जो आपको पसंद? वैसे तो बहुत सारे गीत हैं, लेकिन एक गीत जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, वो मैं उसकी 2 ही लाइनें सुनाऊँगा आपको, जो हमारे सैनिकों को समर्पित हैं। ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जम्मू कश्मीर की बात करें या नेबर स्टेट पंजाब की बात करें, एक बड़ी पार्टिसिपेशन हमारे युवाओं की जो है वो भारतीय सेना में देखी जाती है। क्या संदेश रहेगा हमारे युवाओं के लिए आखिर में? कैसे वो जो है, जो चाहते हैं भारतीय सेना का हिस्सा बनना, भारतीय देश के लिए जो है वो भारतीय देश की सेवा करना, क्या संदेश उनके लिए रहेगा? क्या कैसे वो इन्फ्लुएंस हो, कैसे मोटिवेट हो, कैसे जो है वो अपना जो ख्वाब है भारतीय सेना में आने का पूरा कर सकें? सबसे पहले अपना मोटिवेशन लेवल को ऊपर बढ़ाना है, और उसके लिए मैंने आपको बताया सबसे बड़ी चीज़ होती है अपना इतिहास पढ़ना। हमारा इतिहास भरा हुआ है, आप नाम लीजिए, और पुराने समय से रामायण महाभारत के काल से लेके आप अभी तक, जितना अभी हमारे आपको पता ही है, हमारे जे.एंड.के की शान है कैप्टन बाना सिंह, जो परमवीर चक्र से सम्मानित है। तो हमें अपने आसपास के माहौल में देखना है, इतिहास पढ़ना है, और अपने आप को तैयार करना है कि हम इस काम के लिए जाना है मैंने। ये पहला मोटिवेशन। दूसरा, अपनी फैमिली के ट्रेडिशंस, जो माँ-बाप हमें सिखाते हैं, हमारी वैल्यूज़ देते हैं, वैल्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इन चीज़ों को भी अपने मन में डालना है, और उसके बाद लास्ट चीज़ है डेडिकेशन और मेहनत। मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता। मैंने बहुत सारे युवक देखे हैं, बहुत जोश है फ़ौज में जाना है, लेकिन मेहनत के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो। तो ऐसे फ़ौज जो है, ऐसे लोगों को नहीं लेती है, जिनके अंदर कुछ करने की इच्छा नहीं है, दृढ़ इच्छा नहीं है, और दमखम नहीं है। तो इस दमखम को एक दिशा देनी है, और अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। मैं फ़ौज में रहा हूँ, बहुत मुश्किल जगह पे भी मैंने अपना काम किया है, लेकिन जो हिम्मत आदमी और जो बॉडी के अंदर ताकत होती है, मेरा ख़्याल वो किसी भी इस धरती के जीव में नहीं है। तो उस हिम्मत को जगाइए, मेहनत कीजिए, और उसके अलावा 2 चीज़ें होती है फ़ौज में जाने के लिए, पढ़ाई और फ़िज़िकल फ़िटनेस। इन दोनों पे जोर दीजिए, और अपने परिवार का जो वो है आशीर्वाद लीजिए, और आप फ़ौज में पक्का आ सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। सर, आखिर में आप राइटर भी हैं, कोई ऐसी पंक्तियाँ जो आपने लिखी हों जो कि भारतीय सेना को आप समर्पित करना चाहते हैं? मैं कविता तो नहीं लिखता हूँ, मैं जनरली दूसरे आर्टिकल्स लिखता हूँ वीर नारियों और सैनिकों के बारे में। लेकिन जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, पुराने के जो हमारे कवि हैं, वीर रस के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनकी 2 पंक्तियाँ हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। सबसे पहले ये पहली जो सेट है, वो समर्पित है उन वीरों को जिन्होंने देश के लिए अपना सैक्रिफ़ाइस किया, अपनी जान दी। कवि कह रहे हैं, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये श्रद्धांजलि है उन वीरों को जिन्होंने जान देके और इस देश की सीमाओं की रक्षा की है। अब दूसरा है उन वीरों के लिए, अभी हमने एक प्रोग्राम किया था, एक हमारे पास रिटायर्ड कैप्टन साहब आए थे जिन्होंने 17 गोलियां खाई हुई है, और उन्होंने उस मिलिटेंट को बाद में पकड़ा और मार भी दिया। तो ऐसे लोगों के लिए जो कि अपनी बिल्कुल नहीं डरे, देश की सेवा की, उनके लिए है कौन विघन ऐसे जग में, टिक सके वीर नर के मग में,
खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। और ये पंक्तियां हमारे सैनिकों के लिए, भारतीय सेना के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए, और हमारे वो वीर जो अपने शरीर में अभी भी गोलियां लेके चल रहे हैं, जिन्होंने अपने पांव खोए, हाथ खोए या बॉडी में गोलियां खाई हैं, ये उनके एक छोटी सी श्रद्धांजलि है जो कविता के रूप में मैंने आपको दी है। सर, आपने अपना कीमती समय में दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। खास मुलाकात के इस खास एपिसोड में आज हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर श्री हरचरण सिंह जी थे, जिन्होंने विस्तार से सेना की भूमिका, सेना की जो महत्वता है उसके बारे में चर्चा की। खास तौर पे युवाओं के लिए संदेश दिया कि किस प्रकार जो है वो भारतीय सेना में भर्ती हो सकते हैं, क्या किन किन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत रहती है। बॉडी फिटनेस की बात की, आपकी मेंटालिटी की बात की। उसके बाद अगर आपने सोच रखा है कि आपने भारतीय सेना में जाना है, आपने देश की सेवा करनी है, आपने अपना जीवन जो है वो समर्पित करना है भारतीय सेना को, तो उन तमाम चीज़ों पर जो है विस्तार से श्री हरचरण सिंह जी ने हमारे साथ अपने विचार साझा किए। साथ-साथ ड्यूरिंग सर्विस और पोस्ट सर्विस के बाद किन प्रकार की जो कई समस्याओं की बात भी कर सकते हैं हम, क्या चेंजिंग जो है वो देखने को मिलती है, उन पर भी उन्होंने चर्चा की। हम भी और हमारी पूरी टीम भी जो है भारतीय सेना के जज़्बे को सैल्यूट करती है, और जल्द आपसे अगली एक खास मुलाकात के खास एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आरिफ उत्तम और राजू सिंह के साथ मुझे रोहित शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।